अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है। इसके बाद हमने एटम की हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन को देखा और उसके साथ साथ कुछ हमने इम्पोर्टेंट सवालात जो थे उनको डिस्कस किया और इसके अलावा हमने उसके अंदर एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया था। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर के अंदर हम मालिक्यूल, आयन और मालिक्यूलर आयन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मालिक्यूल क्या होते हैं और इनको किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो मालिक्यूल की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। अ मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि एक मालिक्यूल जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है प्योर सब्सटेंस का। हमने एटम का जिक्र किया था जब वहाँ पर हमने देखा था कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट था और वहाँ पर हमने ये देखा था कि वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है। इसके आगे हमने देखा था कि वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन मालिक्यूल के अंदर जो शर्त है वो ये है कि ये इसे इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ादाना तौर पर रहना चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ मालिक्यूल, how we can categorize the molecule into groups. Basically we categorize molecule in groups in three ways. Number one is the atomicity, number two is the types of atoms, and number three is the size of the molecule. First of all we will discuss the atomicity. atomicity के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ atomicity, और इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल्स हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी। तो एटॉमिसिटी अगर हम लफ्ज़ देखें तो मैं इससे ये आइडिया हो रहा है कि ये एटम के बारे में है। तो मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स की तादाद होती है उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। कोई मालिक्यूल है उसके अंदर दो एटम मौजूद हैं, जिस तरीके से हाइड्रोजन है गैस, उसके अंदर दो एटम मौजूद हैं, या फिर वाटर है उसके अंदर तीन एटम मौजूद हैं। तो ये जो नंबर्स हम बता रहे हैं ये उसकी क्या है, एटॉमिसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी के लिहाज से ये किस तरह के हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, डाईएटॉमिक हो सकते हैं, ट्राईएटॉमिक हो सकते हैं। मोनोएटॉमिक जो है उनकी एग्जांपल हमने देखी थी कि जो नोबल गैसेस थी वो आज़ादाना खुद उनका एक एटम भी रह सकता था, तो उनका जो एक एटम है उसे हम एटम भी कहेंगे और मालिक्यूल भी कह सकते हैं। इसके अलावा डाईएटॉमिक की अब मैंने एग्जांपल दे दी, इस तरीके से हाइड्रोजन, और ट्राईएटॉमिक की एग्जांपल वाटर ली जा सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से हम किस तरह मालिक्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। मालिक्यूल्स कैन बी क्लासीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से हम मालिक्यूल को दो ग्रुपों के अंदर तकसीम करते हैं, वन इज़ होमोएटॉमिक एंड द अदर इज़ हेट्रोएटॉमिक। होमो ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिफरेंट। अगर तो किसी मालिक्यूल के अंदर एक ही एलिमेंट के तमाम एटम यानी कि एक जैसे ही एटम यानी कि सेम एटम्स मौजूद होंगे तो फिर हम उसे होमोएटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। और अगर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पाई जाएंगी यानी कि कोई उसके अंदर एटम हाइड्रोजन का है, कोई ऑक्सीजन का है, इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पाए जाएंगे तो फिर हम उसे हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। इनकी एग्जांपल के अंदर अगर हम होमोएटॉमिक की देखते हैं तो एक जो एटम मोनोएटॉमिक मालिक्यूल है वो तो है ही होमोएटॉमिक, क्योंकि उनके अंदर है ही एक ही एटम, जिस तरीके से नोबल गैस हीलियम है, इसके बाद Cl2, दो एटम इसके अंदर मौजूद है क्लोरीन के, इसके बाद O3 और इसके बाद टेट्रा फास्फोरस है P4, और इसके बाद ऑक्टा S यानी कि ऑक्टा सल्फ़र है, यानी कि सल्फ़र के 8 एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल की एग्जांपल के अंदर हम HCl की एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम मौजूद है, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मौजूद हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर भी हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। इसके बाद ग्लूकोज जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं मौजूद होते हैं। थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द साइज़ ऑफ मालिक्यूल। साइज़ ऑफ मालिक्यूल के लिहाज से भी हम इसे दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। द वन इज़
वेरी स्मॉल मालिक्यूल एंड द अदर इज़ वेरी लार्ज मालिक्यूल। जो स्मॉल मालिक्यूल होते हैं जिनका मैस थोड़ा होता है उसे हम माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं, और जिनका साइज़ बड़ा होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, उसे हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। माइक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वाटर जिस तरीके से आ जाता है, इसके अलावा ग्लूकोज़, ये हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद मैक्रो मालिक्यूल, सम मालिक्यूल आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल। कुछ मालिक्यूल इतने बड़े होते हैं, उनका साइज़ जो है इतना बड़ा होता है कि उसे हम मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हीमोग्लोबिन की है, ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये तकरीबन 10,000 एटम्स के ऊपर मौजूद होता है, और ये हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। FPSC के टेस्ट जो था ना, एक उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन जो है ये कितने एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 10,000 एटम। तो ये अगर आप यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर जो सवालात होते हैं उनके भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आइन। तो सबसे पहले हम आइन का लफ्ज़ के बारे में देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। आइन ग्रीक लफ्ज़ से बना है जिसका मतलब होता है टू गो। ये नाम इसे इसलिए दिया गया था कि ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये उनकी तरफ जाते थे। जिस तरीके से नेगेटिव आइन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव जो है यानी कि कैटाइन वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इसलिए टू गो इसका मीनिंग है ग्रीक वर्ड का, जिससे ये लफ्ज़ ड्राइव किया गया। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइन्स आर दो स्पीशीज़ विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। स्पीशी मतलब ये एटम भी हो सकता है, ये मालिक्यूल भी हो सकता है। सबसे पहले हम कैटाइन के बारे में देखते हैं। कैटाइन जो है ये पॉजिटिव आइन्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं, और ये कैसे बनते हैं, इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस आ सकते हैं, और कौन से एटम्स या कौन से एलिमेंट्स कैटाइन बनाना पसंद करते हैं। कैटाइन बन कैसे सकता है, पॉजिटिव आइन बन कैसे सकता है। हमें पता है एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो बराबर मिकदार में होते हैं, एक दूसरे के जो नेट चार्ज है उसे कैंसिल करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक एटम बनता है। फ़र्ज़ करें अगर हम देखते हैं, अगर एक न्यूट्रल एटम है उसके अंदर से नेगेटिव चीज़ जो है वो निकल जाती है, जितनी चीज़ें नेगेटिव निकलती जाएंगी उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इस तरीके से फिर हमारे पास कैटाइन जो है ये जनरेट होते हैं। तो कैसे बनेंगे? व्हेन एवर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म्ड। पहला इसका पॉइंट ये हो जाएगा कि जब भी एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो वो पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। और सेकंड नंबर पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू आयोनाइज इट। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ये पहले जब इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूट्रल होता है, तो ये लो एनर्जी स्टेट के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर हम यानी कि वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर होता है, अगर हम वहाँ से किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं तो फिर हम एनर्जी देंगे तो फिर ही वो निकलेगी। इसके बाद इसकी इक्वेशन है ए, और ये कन्वर्ट हो रहा है ए पॉजिटिव के अंदर, प्लस इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर से खारिज हो रहे हैं। और ये जो ए पॉजिटिव है इसे हम क्या कह रहे हैं? दिस इज़ कॉल्ड कैटाइन। अ कैटाइन में कैरी +1 +2 +3 चार्ज, यानी कि इसके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस हो सकते हैं। +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने खारिज हुए। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो फिर ये यूनी पॉजिटिव बन जाएगा। अगर 2 होंगे तो फिर ये डाई पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इस तरीके से 3 होंगे तो फिर ये ट्राई पॉजिटिव कैटाइनिक आइन जो है ये बन जाएगा। द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम। यहाँ पर एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस जस्टिफाई, यानी कि जो कैटाइन के बनने का प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस है। तो इसको जस्टिफाई करना का पूछ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि
फार्मेशन ऑफ कैटाइन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस वाई। किसी भी तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है जिसका मतलब ये होगा कि जब पॉजिटिव आयन की जो फार्मेशन है इसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब क्यों होती है। तो ये बुक के अंदर इन्होंने आंसर इसका लिखा हुआ है, एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। इसके लिए हम सिर्फ इतना इसका आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसकी जो इसके बनने का प्रोसेस वगैरह है वो भी तमाम इसके अंदर लिखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर तो वो कैटाइन जनरेट करता है और उसकी आगे इक्वेशन लिखेंगे और लिखेंगे कि फिर आगे इसके लिखेंगे कि एनर्जी हमेशा चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए फिर हम इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव आयन्स आर फाउंड बाय द मेटल एटम्स। जिस तरीके से एग्जांपल दिया, सोडियम पॉजिटिव हो सकता है, पोटाशियम पॉजिटिव हो सकता है, पोटाशियम को K से ज़ाहिर करते हैं। कैल्शियम जो है ये 2 पॉजिटिव हो सकता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, एलुमिनियम 3 पॉजिटिव हो सकता है, फेरस आयरन यानी कि ये 3 पॉजिटिव हो सकता है, एसन टिन ये 4 पॉजिटिव हो सकता है। तो इसकी वजह क्या है कि ये ज़्यादातर मेटल के एटम ही पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं क्योंकि इनका साइज़ जो है ये काफ़ी बड़ा होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ इनकी लो होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। तो इन वजूहात की बिना पर ये जो मेटल एटम्स होते हैं, मेटल एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाना प्रेफर करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ आयन इज़ एनाइन। When a neutral atom picks up one or more electrons, a negative ion is produced which is called anion. B plus electron gives us B negative. This B negative is called anion. Second point, energy is usually released when an electron is added to isolated neutral atom. आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं तो हमें वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी हमें मिलती है। कैटाइन के केस के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर खारिज होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर भी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर भी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एनाइन की शक्ल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यूनी नेगेटिव एनाइन की जो फार्मेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर हमें इसके लिए एनर्जी देनी भी पड़ सकती है क्योंकि जो पहले से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उसके अंदर इंटर हो जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर कोई चीज़ उसे रिपेल कर रही है, उसे धकेल रही है बाहर की तरफ और हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होने की बजाय हमें वहाँ पर एनर्जी देनी भी पड़। ज़्यादातर नॉन मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है वो एनाइन बनाते हैं। जिस तरीके से फ्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, सल्फ़र S2 नेगेटिव है। इसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये MCQs के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। द कैटाइन एंड एनाइन पोजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्राम देयर करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। कैटाइन और एनाइन जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ उनके न्यूट्रल एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इसकी वजह जो है मैंने पहले लेक्चर जो था हमारा उसके अंदर बताई थी। आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, अगर नहीं पता चलता तो फिर मैं आपको इसका भी आंसर बताऊंगा कि कैटाइन और एनाइन के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो न्यूट्रल एटम से डिफरेंट क्यों होती हैं। सिंगल एटम की तरह ग्रुप ऑफ एटम्स भी नेगेटिव या पॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो मिकदार होती है वो नेगेटिव आयन की होती है। जिस तरीके से OH नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है, MnO4 1 नेगेटिव है। ये डिफरेंट एग्जांपल हैं नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम्स के आयन्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जबकि ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव आयन्स आर लेस कॉमन। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव एंड सम कार्बोकैटाइन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह एटम्स नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, सेम इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी आयन के अंदर पाए जाते हैं। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर एक मॉलिक्यूल
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं, और जो नेगेटिव आयन वाले होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये बहुत कम मिक़दार में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन्स जो होते हैं ये कैसे जनरेट किए जा सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो these ions can be generated by passing high energy electron beam as alpha particle or X rays through a gas। तो हाई एनर्जी बीम जो है ये इसके अंदर से गुजारी जाती है, जिस तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और एक्स रेज भी हो सकती हैं। इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉक आउट हो जाते हैं और एक आयन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये मालिक्यूल जो होते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है मालिक्यूलर आयन का, तो मालिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी ज्योमेट्री है, उसको देखने के लिए क्या किया जाता है कि मालिक्यूल्स जो हैं इन्हें नेचुरल प्रोडक्ट से ऑब्टेन किया जाता है, फिर उनके जो आयन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, और आयन की फिर ब्रेकडाउन से पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट जिससे वो लिया गया है वो किस तरीके की उसकी ज्योमेट्री है, किस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर है।